नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं। क्या यूपीएससी को समाप्त कर देना चाहिए? ये प्रश्न आज फिर से उठा है और उठाने वाले वही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य संजीव सान्याल। उन्होंने पहले भी एक बार उठाया था ये प्रश्न, और उस समय भी उनको कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन बात वस्तुतः यह है कि क्या सर का दर्द समाप्त करने के लिए सर को काट देना चाहिए? क्या यूपीएससी को समाप्त कर देना चाहिए या यूपीएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए? वैसे मेरे विचार से कहना वो भी यही चाहते हैं कि ये आजकल के जैसे जो कह रहे हैं वो कि लोग जो है वो यूपीएससी के चक्कर में पड़े हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये बात तो मैं भी कई बार कह चुका हूँ। ख़ास तौर से ये जो सिविल सर्विसेज वाली जो बीमारी है, जी हाँ, ये बीमारी है, ये बीमारी है। जहाँ तक यूपीएससी का प्रश्न है, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल साहब। आर्टिकल 316 से 323 तक पार्ट 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूपीएससी को वहाँ पर स्थान देता है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, इस नाम से। सबसे पहले ये पब्लिक सर्विस कमीशन बना था 1926 में, और 1926 में मतलब इसको 100 वर्ष हो जाएंगे। तो 100 वर्ष में इसका जो शताब्दी वर्ष चल रहा है इस समय, इसकी शताब्दी वर्ष में निश्चित रूप से इसमें बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। संजीव सान्याल ने ये भी कहा कि आज के एआई के युग में इसकी क्या उपाय देता है। ये तो चलिए अभी हम उसको एग्जामिन करते हैं, क्योंकि 1926 में बना ये पब्लिक सर्विस कमीशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया, जो अल्टीमेटली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में। तो उसके बाद से बहुत सारे ये इंटरव्यूज़ और बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स रेकमेंड करता है, और उन अपॉइंटमेंट को रेकमेंड करने के लिए कई में अलग अलग तरह की परीक्षाएं लेता है, और कई में ये सीधे इंटरव्यू से भी करता है। तो आप देखिए कि जो हमारे तमाम वैज्ञानिक संस्थाएं, उनके जो वैज्ञानिक हैं वो भी यूपीएससी से ही सिलेक्ट होते हैं। तमाम मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टर भी उसी से सिलेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंजीनियर भी उसी से सिलेक्ट होते हैं। दुनिया भर की सर्विसेज हैं। तो आप ये कहें कि ये जो एक जो बीमारी बन गई है यूपीएससी कुछ सर्विसेज के कारण, और उसमें नंबर वन है सिविल सर्विसेज। लेकिन सिविल सर्विसेज की जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि सिविल सर्विसेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सर्विसेज तो आपको कोई ना कोई रखनी पड़ेंगी। कैसे रखनी पड़ेंगी? सबको रखनी पड़ती है। क्या अमेरिका में सर्विसेज नहीं है? उनका सिस्टम दूसरा है। या फ्रांस में नहीं है? फ्रांस में तो पूरा बिल्कुल जो उनके सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है, उस सिविल सर्विसेज के लिए पूरा जो उनका जुडिशल स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी अलग से ही है। यानी कोर्ट्स भी दो भागों में बटे हुए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और दूसरा सिविल कोर्ट। इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड की सिविल सर्विसेज में तो हमारी सिविल सर्विस आधारित है। क्या उन्होंने समाप्त कर दिए आज के एआई युग में? नहीं किए, कर भी नहीं सकते। क्या किसी छोटी मोटी दुकान में भी ब्यूरोक्रेसी होती है? जी होती है। मुनीम जी, आपने पुरानी फिल्मों में खूब देखे होंगे, वो जो मुनीम जी होते थे वो उस दुकान की ब्यूरोक्रेसी होते थे। और जब दुकान बड़ी हो जाती है तो मुनीम जी के अंडर जो है वो एक अलग से स्टाफ होता है, वो दूसरी ब्यूरोक्रेसी होती है। उनकी सहमति के बगैर आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। कंपनीज में आ जाइए, क्या कंपनीज में ब्यूरोक्रेसी नहीं होती? वो कैसे सेलेक्ट करते हैं? चलिए आ जाते हैं बड़ी कंपनीज में। आजकल जो बड़ी कंपनीज है उनकी जो हायरिंग प्रैक्टिसेस हैं, क्या वो हायरिंग प्रैक्टिसेस सरकार में उपयोग में लाई जा सकती? उनकी हायरिंग प्रैक्टिसेस कैंपस रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उनके एग्जामिनेशन तो वो कोई ज़्यादा तक नहीं कंडक्ट करता है। वो तो जो हायरिंग स्पेशलिस्ट हैं या आजकल हायरिंग कंपनीज है उनको दे देते हैं काम। वो कहते हैं कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, इसमें आप सेलेक्ट करो। तो वो कैंपस इंटरव्यूज़ करते हैं या फिर किसी तरह का कोई एक फिल्टरिंग प्रोसेस
उपयोग में लाते हैं। TCS वाले कैसे करते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट्स कैसे होते हैं? मेनली बाई इंटरव्यूज। क्या ये प्रैक्टिसेस सरकार में उपयोग में लाई जा सकती है कि आज के युग में हमको AI ट्रेंड लोग चाहिए, हमको AI आती हो, उसके लिए क्या सरकार में AI का उपयोग आ गया है? अभी तक तो नहीं आया। मैं बता सकता हूँ भाई, मैंने 35 साल गुजारे हैं सरकारी नौकरी में, सिविल सर्विस में। तो पहले क्या करोगे आप? पहले मतलब आगे घोड़ा रहेगा या आगे गाड़ी रहेगी? घोड़ा पीछे से धक्का देगा या कि गाड़ी पीछे रहेगी और घोड़ा उसको आगे से खींचेगा? रिफॉर्म्स की तो सख्त आवश्यकता है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं साफ कहता हूँ कि जो इस समय UPSC के एग्ज़ाम्स, खासतौर से जो सिविल सर्विसेज के ये लिए जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे पूरे युवा वर्ग के लिए। क्यों? क्योंकि हर युवा सोचता है कि उसको सिविल सर्वेंट बनना है। ये हमारे समाज की एक गलती है। सिविल सर्विस में ही क्यों जाना है? एक ज़माना था आज से, जब मैं सिविल सर्विस में आया था, तब की बात बता देता हूँ। क्योंकि मैंने पहला एग्ज़ाम जो था सिविल सर्विस का वो 84 में दिया। उस ज़माने में 2 ही कोर्सेज जो होते थे वो आदर्श के साथ देखे जाते थे। वो तो एक इंजीनियरिंग या एक दूसरा मेडिकल। तो इसका मतलब आपको या तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना था या मेडिकल कॉलेज में जाना था, तभी आप अच्छे छात्र कहलाते हैं, यदि आपका सिलेक्शन उसमें हो जाता। और उसके बाद जब फिर नौकरी की बात आती तो साहब नौकरी तो करनी ही थी। उस समय अपनी एंटरप्रेन्योरशिप आरंभ करने के लिए या आज के युग में लोग जर्नलिज्म में जा रहे हैं, फोटोग्राफी में जा रहे हैं, आपके अलग अलग वोकेशंस दुनिया भर के हैं जिस उपलब्ध है उसमें जा रहे हैं, सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर। उस समय ऐसा था नहीं, नौकरी सबको ढूंढनी पड़ती थी, सब नौकरी ढूंढते थे और नौकरी में सबसे अच्छी नौकरी आप सिविल सर्विस की बताई जाती थी। तो जिस किसी ने भी अगर इंजीनियरिंग मेडिकल में उसने करा लिया तो फिर वो ये देखता था कि यार हम तो टॉप नॉच है, हम टॉप नॉच है, तो टॉप नॉच सर्विस ये कही जा रही, इसमें जाते थे। फिर भी 79 में कुछ रिफॉर्म्स हुए, वो वहाँ से ये उम्र बढ़ाने का एक कार्यक्रम आरंभ हुआ और जो मैक्सिमम एज 26 की होती थी वो 28 तक कर दी गई। आज की स्थिति ये है कि साहब 31 है और जो रिजर्व कैटेगरी है तो उसमें OBC को 2 साल की छूट है और आपके SC ST को 5 साल की छूट है। और इसी तरह से जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं SC ST के लिए अनलिमिटेड है। मतलब 36 साल की उम्र तक, ये मान लीजिए कि 21-22 साल में व्यक्ति ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके निकल आता है और उसके बाद से फिर वो 13 साल तक एग्ज़ाम देता रहता है। 13 साल में अगर वो पास नहीं हुआ तो आप ज़रा सोचिए कि उसके ये जो 13 साल है उसके बाद क्या हो। इसलिए सबसे बड़ी रिफॉर्म तो ये है कि भैया किसी को भी 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा मत देने दो, किसी को भी, और एज रिलैक्सेशन भी मत दो। आजकल किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो रिजर्व्ड हो, अनरिजर्व्ड हो, OBC हो, SC ST हो, उसमें किसी में भी कमी नहीं है कैंडिडेट्स की। ये छूट तब दी जाती थी जब ये माना जाता था कि साहब की पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट्स उपलब्ध नहीं है और SC ST में जो है वो शिक्षा का अभाव है। तो नहीं है। अब तो IIM उदयपुर ने मेरे विचार से एक शोध पत्र निकाला है जिसमें दिखाया गया है कि जो 60% छात्र जो है वो ऐसे हैं जो तथाकथित, जिनको हम OBC SC ST मानते हैं। तो ये रिफॉर्म यदि ले आई जाए तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें लाई जा सकती। अगर आप ये नहीं लाते तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। सरकार में पहले बदलाव लाने पड़ेंगे ना। सरकार में AI ट्रेंड की क्या आवश्यकता है? जब एक हिस्ट्री का ग्रेजुएट वह एक हिस्ट्री का ग्रेजुएट भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकता है और एक AI में स्पेशलाइजेशन किया हुआ एक पोस्ट ग्रेजुएट वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही बनेगा। फिर अंतर क्या है? इसलिए मेरा मत ये है कि भाई वी हैव टू रिफॉर्म द गवर्नमेंट फर्स्ट
पहले सरकार में रिफॉर्म लाए। सरकार में जब रिफॉर्म आएंगे तो सरकार में, उस रिफॉर्म्ड सरकार में जिस प्रकार के स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसके लिए फिर हम यूपीएससी को रिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन संस्था तो भाई चाहिए, संस्था को कैसे अबॉलिश करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।